गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बेसिस पे रिवीजन की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ले जाकर के हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। अभी कंटिन्यूशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग टू एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये m जो है वो कोफिशिएंट है, तो इसकी एसआई यूनिट होगी 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर पर सेकेंड, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, या हम लोग इसको हेनरी के नाम से भी जानते हैं। हेनरी साइंटिस्ट है, तो एसआई सिस्टम में डायरेक्ट हेनरी हो सकता है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो सकता है, या व्हाटएवर सो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हम लोगों को यहाँ समझनी होगी। और जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली इन चीजों की तरफ बच्चों का ध्यान ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो 11th में हम लोग डायमेंशंस और यूनिट्स की बात करके आए हैं, वहीं से सारी इंटरलिंक होती हैं, तो निकल तो जाती है। अगर ये डायरेक्ट आपको रिलेशन याद नहीं रहता तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, टाइम इनमें नहीं खराब करना चाहिए, और डायरेक्ट अगर आपको याद है तो सो फार सो गुड। वोकैबुलरी में भी ये नो डाउट एस्टिमेट हो जाती है अगर बार बार हम लोग इनको यूज करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं, तो ऑब्वियसली ऐसा यूनिट दोनों के लिए सेम होगी। यहां हम लोगों ने एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखेंगे तो डियर स्टूडेंट कई सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहां से मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक कॉइल के अंदर दूसरी है या दूसरी के अंदर पहली है, डजंट मैटर। दो कॉइलें अलग अलग हम लोगों ने यहां पे मेंशन कर रखी हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है, रेडियस R1 एंड R2। तो नो डाउट जब आप यहां रेडियस की बात करेंगे या क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो आपको कम वाला एरिया यहां पे कंसीडर करना है, या हम इसको बोल देते हैं कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डिस्टेंस दोनों में जो भी कम होगा वो वाला एरिया हमें काउंट करना होगा। देन आफ्टर लेंथ की बात मैं करूं तो यहां पे लेंथ जो है मेरे को जिसकी भी ज्यादा है, बड़ी है, उसको कहीं ना कहीं कंसीडरेशन में करना होगा। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो सबसे ज्यादा होगा। डिस्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नो डाउट मेरे पास में कैसा होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। मैं M21 लिखूं या M21 लिखूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड ड्यू टू 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू 2, तो दोनों ही स्थितियों में सेम होगा। हम लोग प्रूव कर चुके हैं और पहले सारी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं उनमें आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहां देखता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे को ये फॉर्मूला मिलता है, मैं पहले ही यहां पे बता चुका हूं, म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। तो यहां पे A मेरे को छोटे वाला लेना है और L जो भी बड़ी वाली है उसको लेना है। तो इस तरीके से मेरे को कॉन्सेप्ट मिलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। डियर स्टूडेंट्स, जो खास बात है वो मैंने बताने की कोशिश की, फॉर्मूला आप लोग यहां से याद रख ही लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करें तो यहां पे ये दोनों कॉइल्स के लिए L1 L2 मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट मिलते हैं, M म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट मिलता है। ये कपलिंग है, कपलिंग की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम वैल्यू कपलिंग की कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ऑलवेज इट विल बी लेस देन 1। 100% फ्लक्स ट्रांसफर होना, 100% इंडक्टेंस ट्रांसफर होना वो नॉर्मल केसेस में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आइडियली हम लोग कह सकते हैं कि 1 हो सकती है, बाकी तो 1 से कम ही होगी हमेशा। तो ये कॉन्सेप्ट है M ओवर स्क्वायर रूट L1 L2। डायमेंशनली भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए, अगर मैं यहां पे स्क्वायर रूट नहीं लगाता, गलती से लिख देता हूं M ओवर L1 L2, तो ऊपर की डायमेंशंस और नीचे की डायमेंशंस जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशंस का। और K जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, जिसकी ना कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होती है, तो हमें इस तरह से याद रखने में आसानी रहती है। ये स्क्वायर रूट L1 L2 हम लोगों को नीचे प्लेस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को लेकर के स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे मैं देखता हूं तो यहां कुछ मैंने फ्लक्स ट्रांसफरेंस की कॉन्सेप्ट दे रखी है, देखें कैसे फ्लक्स ट्रांसफर होती है हमारी। अगर मैं यहां पर कोई भी एक सोर्स लगाता हूं, ये मैंने सोर्स लगाया, तो ईएमएफ जो होगा वो मेरा दोनों जगह पे, या जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो दोनों जगह पे डिवाइड होगा। इसके अक्रॉस मैंने E1 लिखा, इसके अक्रॉस E2 लिखा, और दोनों के अक्रॉस मिलाकर के हो जाएगा वो पोटेंशियल का एडिशन हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में भी ऐसा ही कुछ था, तो ये यहाँ पे निश्चित रूप से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ही है। तो यहां अगर मैं बात करता हूं L की, इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ
इंडक्टेंस की, तो ये मेरे पास L1 प्लस L2 होगा। या मैं इसको ऐसा कैसे कह सकता हूं कि जो इनर्शिया है करंट के रास्ते में, जो कहना चाहिए प्रतिबाधाएं हिंदी में, या चलो मैं इसको और आगे ले जाता हूं तो मैं इसको मेंशन करता हूं इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर मेरे पास इस तरह से लगी हुई है तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो मेरे पास हो जाएगा। अब इसको उल्टा लगाओ सीधा लगाओ डजंट मैटर, करंट के फ्लो होने के लिए अगर एक ही रास्ता मिल रहा है तो दैट विल बी ऑलवेज इन सीरीज। तो ये अलग अलग दिखाने की कोशिश की डियर स्टूडेंट्स। यहाँ कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने दिए हुए हैं तो मैं एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन इनके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस हमारा फ्लक्स के बराबर होता है, phi इक्वल्स टू Li। इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो E इक्वल्स टू माइनस L di over dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड माइनस लेंज लॉ के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शंस होती हैं वो हमेशा अपोजिट होती हैं, इसलिए माइनस का साइन है। अगर मैं आगे बात करता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस की तो phi इक्वल्स टू M into I। यहां पे इंड्यूस ईएमएफ बात करना चाहूं तो इंड्यूस ईएमएफ में म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में मुझे याद रखना होगा कि अगर मैं इस कॉइल के अंदर चेंज कर रहा हूं तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इसके बाजू में जो भी कॉइल रखी होगी इसके अक्रॉस होगा। यानी एक कॉइल में चेंज होगा ईएमएफ का तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ होगा। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो यहां से मैं निकाल के दे सकता हूं एन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेंथ है। तो हम लोगों को यहां पे देखना होगा क्या कि आइडियल जो मेरे पास सेल्फ इंडक्शन कॉइल होगी, मैं चोक कॉइल भी कह सकता हूं, चोक कॉइल भी इसी का एक एप्लीकेशन होता है। तो आइडियल चोक कॉइल जो होगी, अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर चोक कॉइल तो आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ बिल्कुल फैक्ट है, हमारे कहीं भी कोई भी सिलेबस में नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस ही हमारे सिलेबस में, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन है चोक कॉइल। तो डियर स्टूडेंट चोक कॉइल होगी या जो इंडक्शन कॉइल होगी, आइडियल इंडक्शन कॉइल की मैं बात करूंगा तो एक ऐसी कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा है वो आइडियल होगी या अच्छी मानी जाएगी। द सेम थिंग यहां मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मेरे को यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अलग अलग काउंट करने हैं। एरिया मेरे को मिनिमम वाला लेना है और लेंथ मेरे को मैक्सिमम वाली लेनी है। यहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों ने। अब ये कुछ सोलो डायग्राम्स आते हैं जिनके बेसिस पे मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्शन का और ये सब कॉन्सेप्ट लेना होता है। तो अगेन जस्ट ए ब्रीफिंग। देखिए इस डायग्राम में मैं क्या देखता हूं, नॉर्थ पोल को इसके नजदीक ले जा रहा हूं तो इसमें नो डाउट ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखिए मैं इसको ले जा रहा हूं यहां से, यहां मैं देख रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ये वाला होगा। डियर स्टूडेंट्स मैं इसको यहां से देखूंगा, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाला होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से होगा कि उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। अब कॉज क्या है, नॉर्थ का नजदीक जाना, ये एरो बता रहा है ना। कॉज क्या है, नॉर्थ पोल का नजदीक जाना। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इस तरह से होगा कि वो इसके नजदीक जाने को रोके, यानी यहां पे नॉर्थ पोल मेरा डेवलप होगा। अब नॉर्थ पोल डेवलप होगा, रिपल्सन होगा, तभी तो ये रोकेगा इसको। अब नॉर्थ पोल मेरा कब डेवलप होगा, जब यहां मेरे को इसमें करंट की सेंस एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट मेरे को कब मिल सकती है, एंटी क्लॉकवाइज करंट तब मिल सकती है जब ए प्लेट पे मेरा पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हो और बी प्लेट पे नेगेटिव टर्मिनल हो। एक बात मैं ध्यान से बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, जैसा कि मैं इसमें देख रहा हूं कैपेसिटर भी है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, वो जितनी देर तक कैपेसिटर चार्ज होगा उतनी देर तक, मान लीजिए वो कितनी देर लगेगी, मैक्सिमम मिली सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स के बाद में ये सर्किट जो है वो कैसा हो जाएगा, एक तरीके से ओपन सर्किट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब नीचे वाला डायग्राम में देखना चाहूंगा। अब देखिए P से Q मेरे को करंट की डायरेक्शन तो दे रखी है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि ये करंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स जो इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस ईएमएफ होगा इसके एनएल के थ्रू, इस कॉइल के थ्रू, उसमें मुझे ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो ऐसी स्थिति में इस एरो के जस्ट
एडजेसेंट में देखूंगा तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर ये डिक्रीजिंग है, करंट की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन ये कैसी है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो नो डाउट जिस डायरेक्शन में मेरा ये करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस करंट मेरा फ्लो करेगा। तो यहां बस दो बातें ध्यान रखनी है, क्या इंक्रीजिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन में एडजेसेंट पॉइंट में, और डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में एडजेसेंट पॉइंट में। अब इसके पीछे कॉज क्या है, नो डाउट लेंज लॉ ही है जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप फिलॉसफी में जाते हैं, सारी बातें आपको याद है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो ये एक ही कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा, क्या कि अगर डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगी, एडी करंट्स भी कह सकते हैं आप इसे। हालांकि एडी करंट्स हम लोग स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं तब जब हमारे पास बल्क पीसेज होते हैं, बड़े बड़े पीसेज होते हैं आयरन के या व्हाटएवर सो कंडक्टिंग उसके, ये वायर है तो इसमें हम इंड्यूस करंट ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। अगर ये इंक्रीजिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट यहां पे होगी। नेक्स्ट डायग्राम की बात हम लोग करना चाहें, नेक्स्ट डायग्राम में देखिए बड़ा मजेदार सा केस है, बहुत सारी चीजें यहां पे हमें सीखने के लिए मिलेंगी, देखते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगुलर शेप ली हुई है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखिए एक बात तो ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे को हर जगह पे यूनिफॉर्म लेना है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मेरे जो मीनिंग्स है वो चेंज हो जाते हैं, मेरे को नो डाउट कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को यूज करना होता है। अब इसमें अगर मैं देखता हूं ये कॉइल मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यहां से लेकर के और यहां तक इसमें कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यानी डी फाई इक्वल टू 0 है, तो नो डाउट इसके अक्रॉस कोई भी ईएमएफ या इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगी। अब कब फ्लो करेगी डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लो करेगी देखो जब ये आधा हिस्सा इसका अंदर है और आधा बाहर है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ये एरिया इसका बढ़ता चला जा रहा है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है, फिक्स बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जब ये यहां से बाहर निकलेगी, आधा हिस्सा इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और आधा बाहर चला गया, तो ऐसी स्थिति में यहां पे डिक्रीजिंग क्या है, फ्लक्स है। तो या तो इंक्रीजिंग फ्लक्स हो या तो डिक्रीजिंग फ्लक्स हो, तभी मेरे को ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूं, फाई ओवर आई, भैया सीधी सी बात है, आप यहां पे स्लोप की तो बात करोगे तो स्लोप क्या होगा, फाई ओवर आई होगा, ठीक है। ये क्या क्वांटिटी होगी, कोई बता सकता है मेरे को? हाँ वेरी गुड, वो पीछे बच्चा बैठा है ना एक गोपाल, बड़ा होशियार बच्चा है, वो तुरंत से आंसर दे देता है। वो कहता सर अभी 2 मिनट पहले तो पढ़ा था, क्या L इक्वल्स टू व्हाट, फाई ओवर आई, या अभी तो पढ़ाया था फाई इक्वल्स टू एल आई। तो बच्चों ये याद हो या ये याद हो, दोनों ही स्थितियों में यहां पे आपको क्या मिल गया, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई फाई ओवर आई। तो अब आपके पास में सपोज ये दो कॉइल हैं, ये L1 और L2, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं और यहां से बता सकते हैं कि L1 बड़ा होगा या L2 बड़ा होगा। ये निकालने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं। आप इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कर देंगे, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, करंट है, तो करंट ये बच्चों कांस्टेंट हो गई, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब फाई की वैल्यू देखो L2 के लिए या B के लिए फाई की वैल्यू कम है, जब V के लिए फाई की वैल्यू कम है तो L2 मेरे पास निश्चित रूप से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी तरह से अगर मैं देखता हूं तो L1 के लिए या A के लिए मेरे पास जो फाई की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, कीपिंग करंट कांस्टेंट आई, तो यहां पे L1 भी मेरा ज्यादा होगा, तो मैं इजीली बता सकता हूं। अब देखिए यहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है कि सिर्फ डायग्राम दिया और उसने पूछ लिया कि भैया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वेल एज किसका ज्यादा है किसका कम है। अब पहले तो क्वांटिटी पता लगे क्वांटिटी क्या है, फिर उसके बाद में कम किसका है ज्यादा किसका है, तो एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर दो चीज हॉट्स में पूछ ली उसने, ठीक है ना। वो तो बड़ा मजेदार सा है, वो यहाँ पे ये भी पूछ लेगा कि इसकी ऐसा यूनिट सिस्टम में ऐसा यूनिट क्या होती है, कुछ भी पूछ सकता है, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। तो अगर मेरे को ये फंडा ऊपर से क्लियर है तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है, कहीं से भी कैसे भी लाके दे सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70 लाना है भैया, निश्चित सी बात है, सारी बातों को डिस्कस करना। अब जा देखिए इस डायग्राम को, देखिए हम लोग बहुत कुछ कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है ये डायग्राम, ये कहा जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉइल के पास में कोई मैग्नेट को ही लाओगे ले जाओगे तभी फ्लक्स चेंज होगा। आपने यहां पे क्या किया, एक करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी लगा रखी है,
ये आपके पास में कॉइल है, तो नो डाउट यहां से फ्लक्स बनेगा। अब इस फ्लक्स को मैं इस दूसरी कॉइल के थ्रू पास करा रहा हूं। अब इस फ्लक्स को चेंज करने के बाद मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, ये जो करंट आई है मैं इसको चेंज कर दूं, वेरिंग कर दूं। भैया करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा तो फ्लक्स ज्यादा बनेगा, फ्लक्स ज्यादा बनेगा तो इसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा इंड्यूस होगा, फ्लक्स ज्यादा इंड्यूस होगा तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगी। इसको यहां से वेरी करने पे यानी करंट को बढ़ाने पे, कम करने पे ऑब्वियस उल्टा हो जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है क्या, मैं यहां पे रेसिस्टेंस डाल दूं और इस रेसिस्टेंस को वेरी करूं। बात तो एक ही है, अगर मैं इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली करंट मेरी कम हो जाएगी, करंट मेरी कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जो बनेगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स भी कम हो जाएगा। जब यहां फ्लक्स कम बनेगा तो इसके अक्रॉस भी फ्लक्स मेरा कम बनेगा। जब इसके अक्रॉस फ्लक्स कम बनेगा तो यहां पे इंड्यूस करंट भी मेरी पास क्या होगी, कम होगी। अब रेजिस्टेंस और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या मिलती है भैया, आप करंट को, रेसिस्टेंस को, सबको कांस्टेंट रख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन करा दो, इन दोनों को या तो दूर ले जाओ या तो नजदीक ले जाओ। अब दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा। अब इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट मेरे को इस डायग्राम के थ्रू बताना था, इसलिए मैंने इसको डाला। एक मजेदार सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब बच्चों ने कर भी रखा होगा, फिर भी मैं यहां पे रिकॉल करा देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपका ना तो जेईई बसता, ना तो नीट बसता, और सीबीएसई तो बहुत अच्छा हो ही जाता है। देखिए यहां पर मेरे को डिफरेंट फिगर दिख रही हैं। इसमें भी एरिया चेंज हो रहा है, इसमें भी एरिया चेंज हो रहा है, इसमें भी एरिया चेंज हो रहा है, इसमें भी एरिया चेंज हो रहा है। अब बात आती है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो मेरे पास एमबीआई है, महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया, कहां लगाना है। अब इस महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया को कोई बच्चा इस पे लगाता है, कोई इस पे लगाता है, कोई इस पे लगाता है। भैया बिल्कुल इन तीनों पे से किसी पे भी नहीं लगाना। एक्चुअल में जो साइड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जो एरिया स्वैप कर रही है, उस पे आपने एमबीआई लगाना है। अब अगर मैं इस पे एमबीआई लगाता हूं तो एम बी, बी मेरा अंदर है, एम मेरा ये हो गया, देखो एम बी और आई, आई मेरे को इस लाइन यहां पे दिखा देना है ऐसे। अब अगर इस एमबीआई को कोई यहां लगाता है, यहां लगाता है, यहां लगाता है, ऑब्वियसली डिफरेंट डायरेक्शंस आ सकती थी, लेकिन वो सारी गलत थी, सिर्फ यही एक ठीक है। द सेम थिंग इज हियर, डायरेक्शन ना तो इस पे एमबीआई लगाना ना इस पे लगाना, इस वाली ब्रांच पे आपने एमबीआई लगाना है। यहां अगर आप देखेंगे, अब देखिए इसमें थोड़ी सी, चलो मैं इसको डायग्राम को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं। ये ऐसे है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो डायरेक्शन नो डाउट इस जगह पे आप एमबीआई लगाएंगे, महाराष्ट्र बैंक ऑफ लगाएंगे, इंडिया लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन बताएंगे। अब जरा यहां देखिए, यहां भी अगर देखता हूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो यहां तक है, ये वाला पोर्शन तो बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैं यहां पे एमबीआई नहीं लगाऊंगा, यहां भी नहीं लगाऊंगा, यहां भी नहीं लगाऊंगा, इवन यहां भी नहीं लगाऊंगा, यहां भी नहीं लगाऊंगा। मेरा ये वाला जो लेंथ सेगमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया को स्वैप कर रहा है, तो ऐसा जा रहा है, तो ऐसा जा रहा है। तो एमबीआई जब मैं लगाऊंगा तो पॉइंट बी पे, यानी यहां पे अपना एमबीआई लगाऊंगा, उसके अक्रॉस करंट की डायरेक्शन दो। दैट्स द कांसेप्ट व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर। तो आपने एमबीआई को यूज कहां करना है, महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया को यूज कहां करना है, ये बात मैंने बताने की कोशिश की। महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं भैया, ये तो हमारी भाषा का है, बुक की भाषा का महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया क्या है, राइट हैंड थंब रूल। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये डायग्राम अगर मैं देखता हूं तो अगेन वही चीज बड़ी मजेदार सी, क्या दोनों ही डायग्राम में पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो बच्चों कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला। अब ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, फर्दर रिपीटेड क्वेश्चन है। इस स्थिति में इंड्यूस ईएमएफ होगा या इस स्थिति में ईएमएफ इंड्यूस होगा जब इसका कुछ हिस्सा अंदर जा रहा है, कुछ बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है, कुछ बाहर जा रहा है। दोनों ही केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगेन एमबीआई यहां लगाओगे और एमबीआई यहां लगाओगे। आई होप सो आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि हमें महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया इंड्यूस करंट के लिए कहां लगाना है और कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, कब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कुछ भी बनी रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए अब जरा यहां देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा केस, यहां पे मेरे को कुछ अलग ही समझाना है आपको, कुछ अलग ही रिकॉल कराना है। जानते तो सब कुछ हो आप लोग। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के ऊपर गिरा रहे हो
ऑब्वियस है, यहां पे नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो इस जगह अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पे आंख रखी हुई है, तो ऑब्वियसली ऊपर से देखने पे मेरे को एंटी क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, करंट मिलेगा इस कॉइल के अंदर, ऊपर से देखने पे। ठीक है बच्चों, अब एंटी क्लॉकवाइज करंट मैंने कह दिया, करंट इसलिए कह दिया क्योंकि ये कॉइल जो है वो कैसी है, कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो कुछ तो इसका रेसिस्टेंस होगा, कुछ तो कंडक्टेंस होगी। अब रेसिस्टेंस कंडक्टेंस दोनों कुछ कुछ होना जरूरी है। अगर 100% रेसिस्टेंस है, क्या है, इंसुलेटर की बनी हुई है, डायरेक्टर की बनी हुई है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। और 100% कंडक्टिंग है, अब 100% कंडक्शन कोई होता तो है नहीं, लेकिन चलो इमेजिनरी इफेक्ट लगा लेते हैं, 0 केल्विन पे ले जाते हैं, किसी भी तरीके से ये 100% कंडक्टिंग है, तो दोनों ही स्थितियों में केस बिल्कुल फर्क होंगे। 100% कंडक्टिंग है तब तो ये नीचे इसको गिरने ही नहीं देगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर 100% नॉन कंडक्टिंग है तो जैसे फ्री फॉल होता है वैसे हो जाएगा, लेकिन अगर इसका अपना कुछ फाइनाइट रेसिस्टेंस है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इसको नीचे गिरने से अपोज करेगा, रोकेगा, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो निश्चित रूप से लेस देन जी होगा। समझ आ गई बात? एग्जैक्टली जिस समय ये कॉइल सेंटर पे है, एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो ऐसी स्थिति में जब ये बिल्कुल सेंटर पे होगी तो A इक्वल टू जी होगा। अब कॉइल से बाहर निकल गया, तो कॉइल से बाहर निकलने पे निश्चित रूप से अब भी इसका जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी होगा, लेकिन अगर मैं इसको A1 कह दूं, इसको A2 कह दूं, तो नो डाउट A1 जो है वो मेरा छोटा होगा और A2 बड़ा होगा। नो डाउट जितना भी हॉर्स बन सकता है इस सिचुएशन पे वो मैंने आपको करा दिया। ये बात हो गई एक्सेलरेशन को लेकर के, कहां पे कितना होगा, कैसे होगा। अब किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लग गया होगी तो सर ने बहुत जल्दी से करा दिया, तो भैया मेरी लिमिटेशन है, मुझे इतने में ही कराना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो लैब में आओ और अपना डाउट क्लियर कर लो। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और भी मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, ये सारी सिचुएशन तब है ये सारी की सारी सिचुएशन तब है जबकि मेरे को क्या मिल रहा है बच्चों, जस्ट मिनट, सॉरी, आई वुड लाइक टू चेंज द कॉन्सेप्ट। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मैं अभी इसको लेके आता हूं वहीं इसका खींच के। लेट अस मूव, दैट वाज द केस। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये कॉइल मेरी कंटिन्यूअस कर्व है, तो ये स्थिति थी जो भी मैंने आपको समझाया था। अगर मान लीजिए यहां से ब्रेक है जी, ये टूटी हुई है, तो भैया हर जगह पर A इक्वल्स टू जी होगा, EMF इंड्यूस होगा, लेकिन करंट जीरो होगी, कोई अपोजिशन नहीं होगा। अगर ये कॉइल ब्रेक है तो डियर स्टूडेंट जहां भी इस तरह की चीजें मिलती हैं हमें, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखेंगे जो ओवरहेड लाइंस होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल की हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हम कभी भी कॉइलिंग जैसी कोई चीज होती है तो उसको कंप्लीट नहीं लगाते, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके लगाते हैं, जिससे कि इस तरह के हीटिंग इफेक्ट्स और ये चीजें सब ना आए। बेशक वहां पे मोशन ना हो, लेकिन हीट तो यार जनरेट होगी, ये तो सबको पता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था। अब इसमें ये देखेंगे तो देखिए इस डायग्राम में भी फिर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, कई बार डेरिवेशन भी आप लोगों से पूछा गया, या आप लगाते तो BLB हो। अब BLB में भी साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा को नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, 90 लेते हैं, ज्यादातर केसेस में 90 लेते हैं। इसमें भी 90 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर है और सरफेस मेरा ये है, प्लेन ऑफ द पेपर है या बोर्ड है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 90 है, तो BLB में इसको जनरली यूज करता हूं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ समझने वाली बात ये है कि इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 है। अल्टीमेटली मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेता हूं और ये लेता हूं v प्लस 0/2, यानी जहां मेरा इस फॉर्मूले में v आ रहा था वहां पर मैं क्या कर डालूंगा, v की जगह पे v/2 डालूंगा। डियर स्टूडेंट्स अब इसमें एक और मजेदार सी बात आ जाती है, क्या आ जाती है, v इक्वल्स टू मैं l ओमेगा यूज कर सकता हूं, क्योंकि जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी है उसको अगर मैं लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो v इक्वल्स टू l ओमेगा हो जाएगा, तो दैट इज bl ओमेगा l ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया bl स्क्वायर ओमेगा ओवर 2। अब देखो 2 मार्क्स में पता नहीं कितने बार आप लोगों को ये इंड्यूस EMF के लिए कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है।
यहीं से और भी क्वेश्चन बनते हैं क्या कि मान लीजिए इसमें बहुत सारी स्पोक्स हैं। अब ये एक दो स्पोक नहीं है, पहले भी मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन। बहुत सारी स्पोक्स हैं, तो सारी स्पोक्स कैसे लगी हुई हैं? पैरेलल लगी हुई हैं। पैरेलल लगी हुई है तो भैया ईएमएफ तो बराबर रहेगा, लेकिन इन सारी स्पोक्स के पैरेलल में लगे होने की वजह से रेसिस्टेंस हो जाएगा R by N, वेयर N इज द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड R इज द रेसिस्टेंस ऑफ वन स्पोक। तो रेशो उसके करस्पॉन्डिंग अगर इंड्यूस करंट की बात आप करेंगे तो I इक्वल्स टू नॉर्मल केस में BL स्क्वायर ओमेगा ओवर 2 होगा। लेकिन अगर इसमें N स्पोक्स लगी हुई हैं, अच्छा एक का रेसिस्टेंस और, तो ये I हो गया कितना हो गया? I हो गया मेरे पास में E ओवर R, तो ये R ये वाला आ गया मेरे पास। तो इंड्यूस करंट मेरे पास ये आ गया बच्चों, एक स्पोक है तो। लेकिन अगर बहुत सारी स्पोक है तो यहां से N से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि R की जगह पे फिर R by N आप लोग यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन तो और भी खैर मिल सकते हैं, अब कोई कमी तो है नहीं। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन छोटा सा और डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक रॉड है डियर स्टूडेंट्स, क्या है? रॉड है। ये मान लीजिए रॉड है। अब आपने ऐसे तो मोशन इसका पढ़ा है, ऐसे भी मोशन पढ़ा है, एरिया को स्वैप कर रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसको ऐसे ले जाने लगे तो क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी यहां पे है तो आप इस वेलोसिटी का इस एंगल को थीटा मानते हुए v cos थीटा यूज करेंगे। आपके पास फॉर्मूला था BLV sin थीटा, याद आया होगा। ये थीटा अलग है, इस वाले थीटा से इसका कोई कंसर्न नहीं है। इसको नॉर्मली हम लोग 90 लेते हैं, जनरल फॉर्मूला VLV बन जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए जिसमें रॉड को मैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड न खींच करके या ट्रेवल करा के एक स्लैंट पे एक पर्टिकुलर एंगल पे करा रहा हूं, तो मेरे को नो डाउट यहां पे अब क्या करना होगा? BLV और cos थीटा डालना होगा, ये वाला। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं? इंड्यूस ईएमएफ आपको मिल गया इसके अक्रॉस। अब इसी तरह से मान लो ये मेरे पास क्या है? कोई रेक्टेंगुलर लूप है या सर्कुलर लूप है। अब मैं उस लूप को ऐसे खींच के ले जा रहा हूं, तो अब नो डाउट इसमें करंट भी फ्लो करेगी। करंट भी फ्लो करेगी तो इंड्यूस ईएमएफ तो आप निकाल ही चुके हो, इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, भैया ये इंड्यूस करंट आ गई। आप इसमें बात करना चाहते हो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की बात, तो लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग या वही एमबीआई महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया के अक्रॉस आप लोग इसमें डायरेक्शन की निकाल के दे सकते हो। डायरेक्शन का मजेदार सा केस देखिए, नया हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्या है भैया? सबसे पहले तो इस सर्किट में हमें ये देखना है कि यहां हमने एसी लगा रखा है या डीसी लगा रखा है। डियर इसमें डीसी लगा रखा है। डीसी लगा रखा है तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे या ऑफ करोगे तो थोड़ी देर के लिए 10⁻³ सेकंड के लिए मान लीजिए क्या होगा? करंट की वैल्यूज जो होंगी यहां पे वो वेरिंग फ्लो करेंगी। जितनी देर वेरिंग करंट होगा, मान लीजिए इसको आपने ऑन किया तो 0 से मैक्सिमम करंट होगी, थोड़े समय में हो जाएगी, यानी करंट बढ़ रही है। उस समय ये सेल्फ इंडक्टेंस काम करेगा, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसको कम मिलेगा, अल्टीमेटली इसकी ब्राइटनेस कम होगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही करंट यहां से कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस मेरा एक तरीके से कोई भी इंडक्टिव रिएक्टेंस शो करेगा नहीं करेगा, तो फुल ब्राइटनेस के साथ में बल्ब V1 मेरा ग्लो करना शुरू कर देगा। अब जरा इस B2 के बारे में बात करें। भैया डीसी सोर्स आपने लगाया हुआ है, R रेसिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस क्या होगा? इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसको पूरा मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली इसकी इंटेंसिटी फुल ब्राइटनेस पे कभी भी नहीं होगी। इवन दैट मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप स्विच को जैसे ही ऑन करते हो तो ऑन करते समय रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगी, ये सबको पता है। लेकिन थोड़ी देर जैसे ही करंट फ्लो करेगी तो ये रेसिस्टेंस हीटअप हो जाएगा। अब जब हीटअप हो जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस और बढ़ जाएगा, हीट होने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और ज्यादा होगा, इसको कम मिलेगा, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। गेटिंग द कांसेप्ट नॉट यस? माइन्यूट चेंजेस होंगे लेकिन होंगे, ठीक है। तो अब सीबीएसई में पूछ रहा है तो इतना अंदर तक वो नहीं जाएगा भैया। सीबीएसई में तो एक नॉर्मल सी छोटी सी कोई बात पूछ के छुट्टी कर देगा आपको, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। देखो बच्चों, ये केस स्टडी भी है। आपको एक डायग्राम दिया, सर्किट को ऑन करने की बात की, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए 2 बना के, इसके बारे में पूछ लिए 4 क्वेश्चन हो गए। एक आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 आता है या क्वेश्चन नंबर 15 आता है जिसमें केस स्टडी होती है, उसके 4 पार्ट एक नंबर के बन गए, हो गया काम। तो इस तरह की चीजें केस स्टडी में भी आप लोगों से डिस्कस हो सकती हैं। स्टूडेंट्स अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं?
दूसरी बात बच्चों ये करना चाहेंगे हम लोग कि मान लीजिए यहां पे एसी सोर्स है, क्या है, एसी सोर्स है, डीसी नहीं है जी, बैटरी नहीं है, तो भैया क्या होगा, कंटिन्यूअसली इसके अक्रॉस करंट वेरी करेंगी, कंटिन्यूअसली ये एक्सएल प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूअस एक्सएल प्रोवाइड करेगा तो कंटिन्यूअस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब इसके अक्रॉस कंटिन्यूअस पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो फुल ब्राइटनेस इसको कभी मिलेगी नहीं, हमेशा कम मिलेगी और कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये तो एसी है, हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करती है जो हम यहां पढ़ रहे हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, उसके बेसिस पे भी आपको आंसर्स मिलेंगे, लंबा हो जाता है, 3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, नीट के लिए, जेईई एडवांस के लिए मिलता है आपको। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब एसी मैंने लगाया तो इस पे क्या होगा भैया, इस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो जैसे डीसी के लिए बिहेव कर रहा था वैसे ही एसी के लिए बिहेव कर रहा होगा। बस एक बात ध्यान रखना, एसी की आरएमएस वैल्यू आपने यूज करनी है, तो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप एसी लगा दो या डीसी लगा दो, लेकिन जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला है उसमें फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस आगे बढ़ना चाहें, देखिए बड़ी मजेदार सी बात है, ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट, क्या बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट आपने यहां पे एसी सोर्स लगाया, कॉइल ए लगाई, इसको आप प्राइमरी कॉइल कह सकते हो ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब देखो इनके बीच में ना कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल अलग अलग रखी हुई है, लेकिन फिर भी मेरा बल्ब जो है यहां पे ग्लो करना शुरू कर देता है। यहीं से तो शुरुआत हुई वाईफाई की बच्चों, यहीं से तो शुरुआत हुई कोर्डलेस चार्जिंग की, यहीं से शुरुआत हुई ब्लूटूथ की, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के क्या हो रहा है, मेरा इफेक्ट ट्रांसफर हो जा रहा है। देखो यहीं से शुरुआत है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, मैं जरा अगला क्वेश्चन देखूं। नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल मैंने बढ़ाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, आपको आज की क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन अब जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लाने की बात करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस कॉइल को देखें, पूरी की पूरी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और कहां तक रहेगी, इस शेप, सारी की सारी कॉइल मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगी, तो फ्लक्स मेरा कैसा है, कांस्टेंट है। अब फ्लक्स तो है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, चलो बोलो जल्दी से, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है, जल्दी बताओ, एल आई, ठीक है मैं एल आई नहीं लगाऊंगा, उससे पहले वाला लगाऊंगा, बोलो, फाई इक्वल्स टू बच्चों बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज हियर इन पर्टिकुलर केस 0 डिग्री। अब पीछे की सारी कहानी मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस केस में 0 होगा। चलिए तो फ्लक्स तो है, तो बच्चों जब तक ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है तब तक इसका फ्लक्स कांस्टेंट होगा। देखो मैंने यहां पे फ्लक्स ले रखा है और यहां पे मैंने टाइम ले रखा है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट फ्लक्स दिखा रखा है। अब यहां से आगे वाला ये वाला ग्राफ जो मैं शो कर रहा हूं, ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है बच्चों ये वाला, कुछ हिस्सा इसका बाहर जाता जा रहा है और कुछ हिस्सा इसके अंदर है। जैसे ही ये पूरा बाहर निकलेगा तो ये 0 फ्लक्स हो जाएगा। ग्राफ बनाते समय फ्लक्स की यूनिट जरूर लिखें, जैसे टाइम की रखी है, आप देखो बुक वाला भी बड़ा होशियार है, टाइम की आसान होती है, सेकंड उसने लिख दी, फ्लक्स की उसे याद ही नहीं है बेचारे को, आप बता दो, है नहीं बताओगे, अरे नाराज न हो गए यार। चलो कुछ याद ना आए तो टेस्ला मीटर स्क्वायर तो लिख ही देना भैया, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला से डिनोट हम लोग मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से करते हैं, कहानी खत्म हो गई। चलिए अब जरा डियर स्टूडेंट नीचे वाला ग्राफ देखता हूं मैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं। भैया जब मेरा फ्लक्स ही कांस्टेंट है, फ्लक्स ही कांस्टेंट है, तो ईएमएफ तो मेरा जनरेट होगा ही नहीं, 0 है, देखो है ही नहीं। जितनी देर मेरा फ्लक्स चेंज हुआ, देखो चेंज इन फ्लक्स है, ये रहा, यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स था, यहां पे 0 फ्लक्स है, ऐसी स्थिति में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैंने दिखा दिया, ये रहा, इतने हिस्से में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, मैंने यहां पे फ्लक्स को लेकर के और ईएमएफ को लेकर के बात की। अब कुछ बातें और भी हो सकती हैं जो आगे हम लोग पढ़ाएंगे। देखिए ये देखिए ना, इसमें जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बाहर है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो याद देखिए फ्लक्स में रखा है वेबर, अब यहां तो यूनिट दे दी, आपको याद भी हो जाएगी इस तरह से, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं, याद होगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखिए क्या मजेदार सी चीज है, जब तक ये कॉइल यहां तक आएगी, इसके नजदीक आएगी, तब तक फ्लक्स मेरा 0, लेकिन देखो ये वाला हिस्सा दिखा रखा 0, जैसे ही इसका कुछ हिस्सा कुछ अंदर है कुछ बाहर है, इस सिचुएशन में ये वाला ग्राफ, पूरी की पूरी कॉइल इसके अंदर आ गई सर, ये वाला ग्राफ, अब इसका कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर,
ये वाला ग्राफ मैं इस पे लिख देता हूं भैया, किसी को दिक्कत ना हो। 1 नंबर, 2 नंबर आधा हिस्सा बाहर, अंदर आधा बाहर, 3 नंबर पूरा का पूरा अंदर, 4 नंबर आधा अंदर आधा बाहर, या कुछ बाहर कुछ। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। डायरेक्शन भी देख लो बच्चों, 2 नंबर में एरिया बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है। 4 नंबर में एरिया कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स भी कम होता जा रहा है। समझ में आ गई बात? चलो जी, एक बच्चा कहता है 5 नंबर भी बना दो सर। ये बना बच्चों, ये वाला क्या है, 5 नंबर है, सारा का सारा एरिया बाहर है, ये सारा 5 नंबर हो गया जी। तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, उसमें बहुत सारी चीजें पूछता है। ये यहाँ पे फ्लक्स को और टाइम को लेकर के है। अब सेम थिंग यहाँ एक क्वेश्चन और भी मिलता है, मैं पहले उसी को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये रही, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल मैश दे रखी है। अब वेरिएबल मैश में देखो क्या हो रहा है, ये फ्लक्स वाला जो अभी वाला कॉन्सेप्ट था बताया मैंने, ये ईएमएफ वाला। नो डाउट जब एरिया बढ़ रहा होगा, फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो ईएमएफ मेरा नेगेटिव होगा, और जब फ्लक्स कम हो रहा होगा तो ड्यू टू व्हाट, लेंज लॉ, फ्लक्स मेरा कम हो रहा होगा तो ये कॉन्सेप्ट करेगा मेरे को कम होने का, ईएमएफ मेरा पॉजिटिव होगा। अब जरा फोर्स की बात करें, फोर्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी आ गई बच्चों। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो भैया जरा देखो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी के लिए मेरे पास अगेन जो ईएमएफ की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। फिर मैं पावर की बात करता हूं, पावर फिर स्केलर आ गई, तो पावर चूंकि स्क्वायर है वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। लगे आप जरा इस फिगर को डायग्राम हम लोग बताएं। देखो इसी से रिलेटेड है भैया, जैसे जैसे आप इसको बाहर ले जाओगे या अंदर ले जाओगे तो यहां एक मैकेनिकल फोर्स को मैं काउंट करूंगा स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, और इलेक्ट्रिकल फोर्स को मैं काउंट करता हूं, ये वाला फॉर्मूला ये रहा मेरे पास। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स को काउंट करने का तरीका ये वाला। इलेक्ट्रिकल फोर्स मेरे पास हो जाएगा v²L² v/r, नेगेटिव का साइन सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है, और जो मैकेनिकल फोर्स है वो मैं इस बैलेंस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है स्टूडेंट इस ग्राफ में। अब जरा यहां पे देखो, ये वही ग्राफ है जो मैं अभी डिस्कस करके चुका था। ये ऊपर से कॉइल गिर रही है, नो डाउट जब तक ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आती तब तक एक्सीलरेशन लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। जब ये अंदर आ जाती है एक्सीलरेशन एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होगा एक इंस्टेंट के लिए, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। फिर जब ये नीचे आ जाएगी तो डियर स्टूडेंट नीचे आ जाएगी तो अगेन क्या हो जाएगा, इसका जो गिरने का एक्सेलरेशन है वो मेरा लेस देन g होगा। लेकिन इस केस में जो नीचे वाला मेरा एक्सेलरेशन है ये कंपैरेटिवली ज्यादा होगा ऊपर वाले एक्सेलरेशन से, जो मैंने a1 a2 अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब उसको मैंने यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे दिया है स्टूडेंट्स। चाहे तो ईएमएफ इंड्यूस के टर्म्स में दे दो या तो एक्सेलरेशन के टर्म्स में दे दो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। इसमें यहां समझने की बात यह है कि ये मेरा पॉइंट जो है वो ब्लंट आता है और जो नीचे वाला पॉइंट है ये शार्प आता है। ये मुझे देखना है शार्प इसलिए आता है कि यहां जैसे जैसे ये इससे नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वजह से वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। मैंने पहले बताया कि यहां का जो एक्सीलरेशन है, ये वाला जो एक्सीलरेशन है वो ज्यादा है, जो यहां के एक्सीलरेशन की वैल्यू थी उससे कम। अब नो डाउट जब नीचे यहां गिरने का एक्सीलरेशन ज्यादा है तो बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा, तेजी से नीचे गिरेगा तो यहां पे ये मेरा शार्प पॉइंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कहानी है, बाकी एनसीईआरटी में पढ़ लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी होगा, हमारे नोट्स के अंदर भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है लैंग्वेज में, एक बार वहां से पढ़ना। और वैसे तो जितना मैंने एक्सप्लेन किया उससे हो ही जाना चाहिए आपको, क्लियर। चलिए डियर स्टूडेंट अब जरा यहां देखिए यहां भी कुछ नहीं भैया, सिंपल सी बात वही लेंज लॉ को लेकर के है। आप साउथ पोल को इसके नजदीक ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यहां पे साउथ डेवलप होगा। अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाला है, यहां पे आंख खड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्लॉकवाइज करंट आपको यहां पे मिलेगी। तो क्लॉकवाइज करंट ये वाली मिल गई आपको, आप अपना दिमाग लगाते रहना आप। अब जरा इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, आप साउथ को इसके नजदीक ला रहे हो तो नो डाउट यहां पे आपको क्लॉकवाइज मिलेगी। आप नॉर्थ को दूर ले जा रहे हो तो यहां भी आपको इस जगह पे भी, यानी अपनी आई को ऐसे रखोगे तो इस जगह पे भी आपको क्लॉकवाइज मिलेगी।
और आई को ऐसे रखोगे, उसी जगह पे खड़े हुए हो आप, तो आपको यहां पे क्लॉकवाइज मिलेगी। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका निश्चित रूप से, जब इसको देख रहे हो तो इधर आंख होनी चाहिए और इसको देख रहे हो तो इधर आंख होनी चाहिए। आप खड़े रहोगे बीच में ही इनके, जहां मैग्नेट का मोशन है वहीं पे खड़े रहोगे। चलिए अब रेजिस्टेंस सेम कॉन्सेप्ट यहां पे। अब जरा देखो, यहां अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाते हो तो ये वाली आपकी डायरेक्शन हो गई। मैंने पहले बताया था इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव अगर मोशन नहीं है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट है तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे करंट मिल जाएगी, अगर डिक्रीजिंग करंट है तो सेम डायरेक्शन में मिल जाएगी। जो मैंने अभी आपको ये वाला केस बताया था याद आ गया होगा, उसी के अक्रॉस आप यहाँ दे दोगे। द सेम थिंग इज हियर। अब रिलेटिव मोशन देते हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते हो, फ्लक्स रिड्यूस होगा तो ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा। अकेला लेंज लॉ चल रहा है, ये लेंज लॉ के बेसिस पे सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड आप जानते ही हैं। सोलेनॉइड में आपने डीसी फ्लो करानी है, एसी फ्लो कराएंगे तो आपको पता ही है, ठीक है, कंटीन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहेगा। सोलेनॉइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम से कम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, करंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका, एम्पियर सर्किट लॉ का। अगर करंट मेरी वेरी कर रही है तो वेरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कांस्टेंट करंट है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहां देखिए डिस्टेंस, ये बड़ा अगेन एक छोटा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। जब भी आप यहां पे डालने की कोशिश करते हो किसी भी इरेगुलर शेप के लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये टेंडेंसी रखता है सर्कुलर लूप में अपने आप को कन्वर्ट करने की। रीजन क्या है? रीजन वही लगा देना, महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया, एमबीआई, ठीक है। जिस स्थिति में इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे कम होगी, उसी स्थिति में ये रहना चाहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी का कांसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी केस में कहीं भी अगर आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब भी रह सकता है जब वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हो। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड कम से कम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव में भी जा रही है, आपको पता ही है अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से नेगेटिव में होती है, तो आपका विद नेगेटिव साइन जहां लीस्ट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की होगी वहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहां भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये सर्कुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। चीजें और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जितना मुझे अभी याद आ रहा था उतनी चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक्स अ लॉट।